नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने दो फैमिली ज्वेलर्स के बारे में बात की थी, गाडगिल और रांका। उससे एक प्रश्न बहुत उभर के आ रहा था कि फैमिली बिजनेस में ब्रांड को बांटना या साथ में लेके चलना ये अनिवार्य हो जाता है और ये बहुत नेचुरल भी है। सही बात है, बिल्कुल। और ये डिसीजन गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे सिर्फ कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि ये डिसीजन जो ब्रांड बांटने का होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसकी जो क्षमता पूर्ण तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्या, वो देखने वाली बात है। कुछ एपिसोड पहले हमने बात की थी कैसे एक 40-45 साल पुराना ब्रांड प्रवीण ने अपना नाम बदल के सुहाना किया था। गए कुछ 12-15 वर्षों में सुहाना ब्रांड ने, जैसे हमने देखा, काफी प्रगति की है और वो एक अच्छा डिसीजन था। मैं उससे पहले आपको लेके जाता हूं, मेरे क्लाइंट के बारे में बोलूंगा। 1992, 28 साल आज हो गए हैं। मेरा एक क्लाइंट था जिसका नाम था पुणे में जय हिंद साड़ी सेंटर। काफी विचार परिवार में हुए और मैंने प्रस्ताव रखा कि ये नाम बदला जाए। बुजुर्गों को ये मानने में काफी तकलीफ हुई थी, लेकिन फाइनली ये मान गए कि डिसीजन करते हैं, नाम बदल के वामा रखते हैं। तो दोस्तों, एक सुवर्ण मध्य हमने निकाला बुजुर्गों को खुश करने के लिए, जो सीनियर थे फैमिली में, जो डिसीजन मेकर थे उस समय। जय हिंद साड़ी सेंटर चे वामा। बढ़िया। 2-3 महीने नहीं हुए थे लॉन्च करके कि डिसीजन ये हुआ, वो खुद आके बोले जय हिंद साड़ी सेंटर की कुछ जरूरत है क्या, क्यों ना हम सिर्फ वामा से ही करें। दोस्तों, वहां से वामा की कहानी शुरू हुई। इतने वर्षों में वो ब्रांड ने काफी अच्छी उन्नति की है, एक अच्छा नाम बनाया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, अब शुरू हो रही है। अब नई मैनेजमेंट आ गई है, उनके विचार में कुछ फर्क आ रहे हैं और ये तय हुआ, हाँ दोस्तों, ये तय हुआ कि अब वामा के 2 ब्रांड बनेंगे। दोस्तों सोचो, एक बिल्डिंग है, बीच में दीवार है। एक बोलेगा वामा हेरिटेज और एक बोलेगा वामा ट्रेंड्स। मैं आज भी वामा के लिए कंसल्टिंग करता हूँ और मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी कोशिशों के बावजूद मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर सका। उसके कारण बहुत है, अपन चर्चा करेंगे। अब तकलीफ क्या है? मैं तो हमेशा कस्टमर के हिसाब से सोचता हूं, क्योंकि कस्टमर है तो हम हैं। अब हमने एडवर्टाइजिंग तो कर दी, अभी मैनेजमेंट के, दोनों मैनेजमेंट में ये हमेशा प्रश्न रहेगा, एडवर्टाइजिंग तो मैं कर रहा हूं, पैसे तो मेरे लग रहे हैं, लेकिन वो दूसरे वामा में जा रहा है। कस्टमर यहां आके खड़ा है और देख रहा है मेरा वामा कौन। ये बात है। खैर, चलते हैं आगे। पूना से और कुछ दूर चलते हैं हम, 60-70 किलोमीटर पे लोनावाला। और लोनावाला का नाम सुनते ही चिक्की नाम आती है, और जब हम चिक्की बोलते हैं तो एक नाम उभर के आता है, मगनलाल। यह भी कुछ ऑलमोस्ट 100-125 साल पुरानी संस्था है जिन्होंने चिक्की चालू की थी, मगनलाल चिक्की। और आज अगर हम देखते हैं तो इस ब्रांड के भी 2 ओनर्स हो गए हैं। एक का सिंबल उसके कंपनी के इनिशियल है और एक का सिंबल रेलवे इंजन है। अब दोनों
में ये तकलीफ तो उनको होती ही होगी ये समझाने में कि ओरिजिनल कौन। ये सबके दादाजी तो एक ही थे, तो ओरिजिनल तो सब हुए। अब उनका मेरे हिसाब से इस समय अगर आप गूगल करके देखें और टाइप करें मगन लाल, तो ये प्रश्न आ जाता है कि एक बोल रहा है कि ओरिजिनल मगन लाल नीले और सफेद रंग का बोर्ड देखिए, और एक को शायद बोलना पड़ रहा है कि लाल और पीले रंग का देखिए। अब ये कस्टमर को तय करना है उन्हें नीले में जाना है या पीले में जाना है। और इस दरमियान ये जब सब हो रहा था या हो रहा है, और ब्रांड चिक्की के उभर के आ रहे हैं। एवन चिक्की देखने को मिल रहा है, उनके भी काफ़ी दुकानें हैं। नेशनल चिक्की देखने को मिल रही है, उनके भी काफ़ी दुकानें हैं। कंपटीशन तो खैर होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन आपस के ब्रांड में कंपटीशन में आधी एनर्जी आपस में समन्वय में जाएगी और आधी एनर्जी, आधे रिसोर्सेस बाकी कंपटीशन के साथ उलझने में जाएगी। दोस्तों, हर शहर में, हर गांव में ऐसे किस्से अपने को देखने मिलेंगे। मेरे जो देखने वाले हैं काफ़ी पैन इंडिया में हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर उनके शहर में ऐसे अगर कुछ किस्से हैं जो कि एक कस्टमर को दुविधा में डाल रहे हैं, तो मुझे ज़रूर लिखें। मेरे जो जयपुर के सुनने वाले हैं वो शायद लिखना चाहेंगे लस्सी वाले के बारे में। आज कितने लस्सी वाले हैं, सवाल प्रश्न वो उठता है क्या? वो आपको सोचना है कि मेरा लस्सी वाला कौन। आगरा चलते हैं, वहाँ पे पंछी पेठा, इतने दुकानें पंछी पेठे की हैं। अभी मेरा पंछी कौन? क्या सही सब एक ही मालिक के हैं? क्या एक मालिक के अलग अलग ब्रांड है? क्या पंछियों में कुछ फर्क है या कुछ डुप्लीकेट्स आ गए हैं क्या? ये सबको देखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये सब रिटेल लेवल पे नहीं हो रहा है, इसकी ज़्यादा चर्चा होती है क्योंकि ये रोज अपने आंखों के सामने रहते हैं। कॉरपोरेट जगत में भी ये हो रहा है। कुछ वर्षों पहले अंबानी परिवार का समझौता हुआ और दोनों भाइयों ने, मुकेश भाई ने और अनिल भाई ने, ये तय किया कि रिलायंस दोनों इस्तेमाल करेंगे। अब तक, और उस समय जब ये हुआ तो मुझे याद है अनिल अंबानी ने करोड़ों रुपए खर्च किए एडवर्टाइजिंग पे, ये लोगों को बताने के लिए कि मेरा रिलायंस में ADAG लिखा है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। आज तक ये कंफ्यूजन है, और उस समय था और आज भी होगा, कि मुकेश भाई के रिलायंस में क्या मिलता है और अनिल भाई के रिलायंस में क्या मिलता है। खैर, आज तो परिस्थिति बदल गई, आज तो सब कुछ अनिल भाई का ही हो गया। दोस्तों सॉरी, मुकेश भाई का हो गया है, मेरी गलती। अब इतना ही मैं सिर्फ कहूंगा कि जब फैमिली डिवीजन की, जब फैमिली स्प्लिट की बात आती है, तो नाम का क्या करें उसका एक महत्व डिसीजन हो जाता है। यहाँ पे फाइनेंस से ज़्यादा मैंने देखा है इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, ईगो है, ये बहुत बार बीच में आ जाता है, जो रैशनल डिसीजन लेने में अपने को कभी कभी रुकावट पैदा करती है। मेरा आज भी ये मानना है, मैं अंत में ये कहूँगा कि अगर किसी भाई में, किसी पार्टनर में अगर उसको कोई क्षमता है एक अलग पहचान बनाने की, वो प्रोडक्ट में एक अलग USP लाने की, जिसे हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, वो अगर करने की क्षमता है और कॉन्फिडेंस है, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर अपने अलग ब्रांड का विचार करे। आगे चल के, दूर चल के उसका फायदा ज़्यादा ही है। अगले हफ्ते, अगले सोमवार फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। नमस्कार।